लेक्चर नंबर 11 ऑडिट। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रिमूवल और फी को। इसके अलावा ऑडिटर की जो क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन है ऑडिटर की, और जो ऑडिटर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, ये टॉपिक्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। इसमें सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी के फॉर्मेशन के बाद जो है वो फर्स्ट ऑडिटर्स जो हैं वो अपॉइंट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर्स उस वक्त अपॉइंट होंगे जब कंपनी फॉर्म होगी, तो विद इन 90 डेज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ऑडिटर्स को अपॉइंट कर देगा। और जो फर्स्ट ऑडिटर्स हैं वो अपने होते तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेंगे। जैसा कि डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी कि जैसे कंपनी फॉर्म होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो इनकॉर्पोरेशन को विद इन 16 मंथ्स ज़रूरी है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कॉल कर ली जाए। तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत सारे काम जो है वो सरंजाम दिए जाते हैं कंपनी के हवाले से। उसमें एक इम्पोर्टेंट वर्क ये होता है कि ऑडिटर्स को जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो जैसे ही फर्स्ट एनुअल जनरल फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, बोर्ड के लिए ज़रूरी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो बोर्ड के लिए ज़रूरी है विद इन 90 डेज उनको अपॉइंट करें। और उसके बाद हर साल जो है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में जो है वो ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाएंगे। जो फर्स्ट ऑडिटर्स होते हैं बेसिकली वो रिटायर हो जाएंगे जैसे ही फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कॉल हो जाएगी। उसके बाद उनकी जो ड्यूरेशन होगी वो फॉर 1 ईयर होगी। तो 1 ईयर के लिए जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स है वो अपॉइंट किए जाएंगे एनुअली। और इसमें जो बोर्ड है वो रिकमेंडेशंस दे सकता है कि अपनी कंसर्न दे सकता है, उनकी कंसर्न ले सकता है ऑडिटर्स की कि कौन से लोग हैं जो ऑडिटर बनना चाहेंगे, तो वो उनकी कंसेंट से उनको अपॉइंट करेगा। और नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक जो है वो नॉर्मली रिटायर हो जाया करेंगे। इसके अलावा सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर जो जिनके कंपनी में 10% के करीब शेयर्स हैं, अगर वो लोग चाहें तो वो सजेस्ट दे सकते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो ऑडिटर अपॉइंट किए जाएं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि वो नोटिस देंगे कंपनी को कि उनके जो विद इन 7 डेज नोटिस देंगे एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, 7 दिन पहले, कि जो ऑडिटर्स वो अपॉइंट करना चाहते हैं उनका नाम, उनकी क्वालिफिकेशन वो बताएंगे। तो ये जो नोटिस है कंपनी भेज देगी उन ऑडिटर्स को जो कि रिटायर होने जा रहे हैं। अगर तो वो लिस्टेड कंपनी है, ये इस नोटिस के साथ साथ ये नोटिस जो है ये वेबसाइट पे भी पोस्ट किया जाएगा। यानी जो नोटिस इन राइटिंग है, ये इन राइटिंग नोटिस भी दिया जाएगा उन ऑडिटर्स को जो रिटायर होने जा रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि इसके बारे में बाकायदा तौर पे इंटीमेट किया जाएगा थ्रू वेबसाइट। वेबसाइट पे भी इस नोटिस का जो है वो रेफरेंस दिया जाएगा जिसमें ये क्लियर हो, बाकी जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता चले कि जिनकी शेयर्स 10% या उससे अबव है वो लोग खुद ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो लिहाजा उसके लिए जो है वो नोटिस वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि जो ऑडिटर्स रिटायर हो रहे हैं, तो वो अगर चाहें तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग दे सकते हैं। यानी वो कह सकते हैं कि हमें दोबारा जो अपॉइंट कर लिया जाए, तो उनको जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। वो नोटिस जो उन्होंने दिया था, रिप्रेजेंटेशन दी थी ऑडिटर्स ने, उनको एजी में पढ़ा जाएगा। और पढ़ने के बाद अगर मीटिंग के बाकी मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स चाहें तो उन्हीं ऑडिटर्स को दोबारा भी अपॉइंट कर लिया जाएगा। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एक शख्स जो एक मरतबा ऑडिटर अपॉइंट हुआ वो दोबारा नहीं हो सकता, बल्कि वो दोबारा भी ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। अब सब सेक्शन 4 में रिमूवल का मेथड लिखा है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो ऑडिटर्स हैं वो एक जो एनुअल जनरल मीटिंग है उस टाइम तक जो है अपने ओहदे को तक ओहदे पे बरकरार रह सकेंगे। लेकिन अगर एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही किसी ऑडिटर के बारे में कुछ एलिगेशंस हैं या कंपनी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो कंपनी चाहती है कि उनको रिमूव कर दिया जाए, तो उनको रिमूव करने का मेथड ये है कि कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए ही जो है वो ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन के बगैर टाइम कंप्लीट होने से पहले उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर एनुअल जनरल मीटिंग हो हो रही हो उस दौरान, तो ऑटोमेटिकली जो ऑडिटर्स होंगे वो रिटायर हो जाते हैं, नए ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं। उस सूरत में फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर
एनुअल जनरल मीटिंग से पहले उनको रिमूव करना है तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। और जैसे ये कैजुअल वैकेंसी रह जाती है, यानी ऑडिटर्स को रिमूव कर दिया गया बाय स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी की जानिब से, तो ज़रूरी है कि विद इन 30 डेज़ जो है वो दोबारा एक मीटिंग कॉल की जाए और ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाए। और उस सूरत में लॉ ये कहता है कि ज़रूरी है फिर इस सूरत में कि जो कमीशन है उसकी अप्रूवल ली जाए। तो कमीशन की अप्रूवल के साथ ही जो नेक्स्ट ऑडिटर हैं वो अपॉइंट किए जाएँगे, अगर किसी ऑडिटर को रिमूव किया जाता है। और अगर कंपनी फेल हो जाती है ये कमीशन को इन्फॉर्म करने के हवाले से या किसी और हवाले से जो रिक्वायरमेंट ऊपर बताई गई हैं ऑडिटर की, तो उस सूरत में जो है ये ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑडिटर्स को जो है 90 डेज़ तक जो है वो लाज़मी तौर पे अपॉइंट किया जाए और ऑडिटर जो है एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेंगे और कैजुअल वैकेंसी की सूरत में 30 डेज़ का जो टाइम पीरियड बताया गया था, अगर 30 डेज़ तक ऐसा नहीं किया गया, तो उस सूरत में जो कमीशन है, वो ऑडिटर को मुकर्रर कर सकता है। कमीशन के पास से इख्तियार है कि वो ऑडिटर को जो है वो मुकर्रर कर दे और अगर कमीशन ऑन मोशन ऑडिटर्स को अपॉइंट करता है, उस सूरत में जो है वो उसके रिम्यूनरेशन भी खुद जो है वो फाइनलाइज़ करेगा। यहाँ पे एक बात और माइंड में रहे वो ये कि अगर कंपनी के जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं जिनका 10% तक कंपनी में शेयर है, अगर वो ये कहते हैं कि कंपनी डिफ़ॉल्ट कमिट कर रही है, कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर रही, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किए जाना चाहिए थे, रिमूवल के बाद, जो नेक्स्ट ऑडिटर आने चाहिए थे उनको नहीं वो अपॉइंट करे, उस सूरत में कमीशन जो है वो फिर भी उस सूरत में भी खुद जो है वो उनको ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। यानी इसमें ये बात क्लियर हुई कि ऑडिट का अपॉइंट होना ज़रूरी है। अगर तो कंपनी अपॉइंट कर लेती है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी अपॉइंट नहीं करती और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं, वो एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो फिर भी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा कमीशन। और अगर कोई एप्लीकेशन नहीं भी मूव करता तो कमीशन जो है अपनी खुद मर्ज़ी से भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है अगर ऑडिटर अपॉइंट ना किए गए हों। इसमें जो रिम्यूनरेशन है, अगर तो कंपनी ने अपॉइंट किया है तो ज़ाहिर बात है कंपनी रिम्यूनरेशन फिक्स करेगी। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर्स को अपॉइंट किया है तो वो उसकी रिम्यूनरेशन फिक्स करेंगे और अगर कमीशन ने किया है तो वो जो है वो रिम्यूनरेशन जो है उनको कितनी फ़ी पे करनी है, कितनी अमाउंट पे करनी है या उनके मंथली क्या अमाउंट होगी जो उनको पे की जानी है, उसको जो है फिक्स करेंगे कमीशन या बोर्ड। तो उसमें जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं वो विदिन 14 डेज़ जो है अपॉइंटमेंट के बाद विदिन 14 डेज़ रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया जाएगा और उनका जो कंसेंट होगी ऑडिटर की वो इन राइटिंग भेजी जाएगी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, ताकि ये क्लियर हो सके कि ऑडिटर जो है इस कंपनी में अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, इंटीमेशन जो है वो लाज़मी तौर पे रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। ये था ऑडिटर के अपॉइंट करने का तरीका। अब नेक्स्ट है कि ऑडिटर की क्वालिफ़िकेशन और डिस्क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? ऑडिटर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है और डिस्क्वालिफ़िकेशन, ऑडिटर्स पब्लिक कंपनी में भी अपॉइंट हो सकते हैं, प्राइवेट में भी, जो भी कंपनीज़ हैं वहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट किया जाना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है इसमें जिन कंपनीज़ का पेड अप कैपिटल मोर देन 10 मिलियन रुपीज़ हो, तो वहाँ पे जो ऑडिटर अपॉइंट होंगे उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी उसका ये ख़्याल रखना होगा कि वो लाज़मी तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वो फ़र्म है, तो फ़र्म जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ़र्म होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे ज़रूरी है। क्लॉज़ ए में ये कहा गया, ये फर्स्ट ऑप्शन है। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या फ़र्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लाज़मी लाज़मी तौर पे उनको जो है वो लाइसेंस इश्यू करती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान यानी आईकैप। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि ये लोग भी जो है वो हो सकते हैं ऑडिटर जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी हो। यानी जो आईसीएमए से रजिस्टर्ड हो और वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो, उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का। तो इन 2 क्लॉज़ में हमने ये डिस्कस किया कि या तो आईकैप से वो लोग लाइसेंस्ड हों या वो आईसीएमए उन्होंने किया हो या उन्होंने सीए किया हो या एसीएमए किया हो, एसोसिएट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के। तो वो कंपनी के ऑडिटर्स जो हैं अपॉइंट करने के अहल हैं। तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म
अपॉइंट करती है, पार्टनरशिप फर्म को अगर अपॉइंट किया जाता है तो उस सूरत में उस फर्म की क्वालिफिकेशन को जो है वो देखा जाएगा कि वहाँ पे जो लोग हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए। ये जो लोग हैं ये ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट नहीं किए जा सकते। क्वालिफिकेशन इसकी सिंपल है ऑडिटर की कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, ये एक सिंपल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लियर हुई। कौन से लोग ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते? जो कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हों 3 साल पहले तक, या कंपनी के ऑफिसर रह चुके हों 3 साल पहले तक, या 3 साल पहले तक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों, या वो उस कंपनी में कभी पार्टनर रह चुके हों, या उनकी कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में रह चुके हों, या कंपनी के डायरेक्टर का कोई स्पाउस हो, या वो कंपनी का मकरूज हो कोई शख्स, तो उस सूरत में भी जो है वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। या जिसने कंपनी की गारंटी दी है किसी भी डेट के हवाले से या किसी और पर्पस के लिए, वो शख्स भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। और जिसका उसके साथ बिजनेस रिलेशन उस कंपनी के साथ, वो भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता जिसका उस कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशन हो। इसके अलावा जो शख्स कन्विक्टेड हो, वो शख्स भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। और उस कन्विक्शन की सूरत में जो है वो चूंकि डिस्क्वालीफाई हो जाता है कोई भी शख्स, तो उस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से वो ऑडिटर नहीं बन सकता। या उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसमें फ्रॉड का एलिगेशन था उसके ऊपर, और जो है वो 10 साल तक उसको जो है वो पनिशमेंट हुई है। इसी तरह जो बॉडी कॉरपोरेट है वो भी जो है वो भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। अब यहाँ पे ये एक कन्फ्यूजन आ सकती है, मैं चाहता हूँ इसको क्लियर किया जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉरपोरेशन नहीं होती, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी होती है आमतौर पे। तो लिहाजा कोई भी कंपनी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की या कॉरपोरेशन की, वो ऑडिटर नहीं होती, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म होती है। तो जो भी मशहूर आप देखें चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, वो बाकायदा तौर पे फर्म्स हैं, ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनीज हैं। तो कोई भी कंपनी जो है उसको एज ऑडिटर जो है वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो हमने ऊपर मामला डिस्कस किए, इनके साथ साथ अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसी एलिजिबिलिटी रखी हुई थी ऑडिटर के लिए जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो उस सूरत में वो ऑडिटर बनने के अहल नहीं होंगे। या जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो और वो कंपनी का शेयर होल्डर है, वो सूरत में भी शख्स ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो कंपनी का शेयर होल्डर है, इस वजह से वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अब सब सेक्शन 4 में एक बात क्लियर की गई है कि जहाँ तक कर्जे वगैरह की बात है या जहाँ तक मकरूज होने की बात है, तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो कंपनी का मकरूज है वो शख्स कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन उस सूरत में ये बात याद रहनी चाहिए कि अगर उसकी अमाउंट लेस देन 1 मिलियन है, एक बात। दूसरी बात है कि ये जो कर्जा लिया गया था ये 90 डेज तक के लिए लिया गया था, उस सूरत में लॉ ये कहता है कि फिर ये रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वैसे जो शख्स इंडेटेड है कंपनी का, वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन अगर उस शख्स ने कंपनी से 1 मिलियन या उससे कम अमाउंट बतौर कर्ज ली है, और उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 90 डेज, 90 डेज के लिए उसने ये किया, तो ऐसा शख्स जो है वो कंपनी का मकरूज नहीं समझा जाएगा, और ऐसा शख्स जो है वो फिर कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। यानी यहाँ पे सिंपल बात यह है कि जिसने कंपनी से कम अमाउंट का कर्जा लिया है थोड़े अरसे के लिए, वो शख्स कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, उसको हम इंडेटेड नहीं कहेंगे, कंपनी का जो है वो मकरूज नहीं कहेंगे। इसी तरह कोई भी ऑडिटर जो है उसको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते अगर वो किसी सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर रहा हो या होल्डिंग कंपनी का। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये शख्स होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर था, अब उसके बाद उसके जो मुद्दत ख़त्म हो गई ऑडिटिंग की, तो उसकी जो मुद्दत ख़त्म होती है उसके बाद वो होल्डिंग कंपनी का बन जाता है, या होल्डिंग कंपनी का था तो सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर बन जाता है, तो लॉ इससे मना नहीं करता, क्योंकि ये शख्स इस हवाले से डिस्क्वालीफाई नहीं है, बल्कि वो क्वालिफाई करता है कि अगर सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर था तो उसको सब्सिक्वेंटली होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाए। इस पर कोई हर्ज नहीं है, ना इस पर कोई कानूनी तौर पर पाबंदी है। और जैसे ही कोई ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जैसे कि हमने डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर सूरतें डिस्कस की हैं, उस सूरत में ये समझा जाएगा कि ऑडिटर जो है उनका जो सीट है वो वेकेंट हो गई है,
وہ اب उनका ओहदा जो है वो ख़त्म हो चुका है और उनकी जगह पे अब किसी और शख्स को ऑडिटर अपॉइंट किया जाना ज़रूरी है। अब अगर उसको अपॉइंट नहीं किया जाता या ऑडिटर की जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है, अगर डिस्क्वालिफ़िकेशन के बावजूद एक्ट करता है एज़ एन ऑडिटर, तो लॉ कहता है कि उसको जो है लेवल 2 के मुताबिक जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और अगर कोई शख्स अनक्वालिफ़ाइड पर्सन है, उसको अगर ऑडिटर मुकर्रर किया जाता है, तो कमीशन जो है उसकी जगह पे किसी क्वालिफ़ाइड पर्सन को जो है वो ऑडिटर मुकर्रर कर सकता है। ये लॉ ने कहा है कि कमीशन अपनी मर्ज़ी से जो है वो क्वालिफ़ाइड पर्सन को भी ऑडिटर मुकर्रर कर सकता है। ये कमीशन का राइट है, कमीशन का मैंडेट है, इवन कमीशन की ड्यूटी है कि किसी भी कंपनी पे लाज़मी तौर पे ऑडिटर्स होने चाहिए। अब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, ऑडिटर की क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिटर के राइट्स क्या हैं और ऑडिटर की ड्यूटीज़ जो हैं वो क्या हो सकती हैं। ऑडिटर के जो राइट्स हैं सेक्शन 248 में ये क्लियर कर दिया गया है। उसकी राइट इन्फॉर्मेशन के हवाले से ये है कि उसकी एक्सेस होनी चाहिए कंपनी की तमाम बुक्स पे, कंपनी के तमाम अकाउंट्स पे, कंपनी के तमाम जो रेलेवेंट फाइनेंशियल डाटा है, उस पे होना चाहिए और उस वो अगर चाहे तो कॉपीज़ करवा सकता है अकाउंट्स की, कंपनी की जो बुक्स हैं, कंपनी के अकाउंट्स हैं। और अगर कंपनी की कोई ब्रांच है, तो कंपनी के ब्रांच अकाउंट्स जो हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ़िस में मँगवा सकता है। यानी हम सपोज़ करते हैं कि कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑफ़िस है, हेड ऑफ़िस है, दैट इज़ इन इस्लामाबाद और कंपनी की एक ब्रांच ऑफ़िस है लाहौर में, एक है मुल्तान में। तो ब्रांच ऑफ़िस से भी जो है रिकॉर्ड तलब करवा सकता है, ये ऑडिटर का राइट है। इसी तरह ऑडिटर जो है वो कोई भी अकाउंट से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है या कोई एक्सप्लेनेशन है वो रिक्वायर कर सकता है कंपनी के एम्प्लॉय से। जो कंपनी के मुतल्लिका एम्प्लॉइज़ हैं उनसे पूछ सकता है अकाउंट्स के बारे में, उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो लॉ ये कहता है कि ये ऑडिटर के राइट्स में शामिल है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करे। और इसी तरह वो चाहे तो किसी भी डायरेक्टर से, ऑफिसर से, एम्प्लॉय से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है या कोई भी ऐसा शख्स जो अकाउंटेबल है, जो अकाउंट्स देने का पाबंद है, आंसरेबल है या जो बुक्स देने का पाबंद है, अकाउंट्स देने का पाबंद है या वाचर्स जो हैं एक कंपनी के वो उसका जो रिकॉर्ड है वो रखता है, तो ऑडिटर उससे ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब कर सकता है। इसी तरह अगर कोई सब्सिडियरी अंडरटेकिंग है या सब्सिडियरी कंपनी है, वो इसका रिकॉर्ड भी ऑडिटर तलब कर सकते हैं। यानी एक होल्डिंग कंपनी का ऑडिट हो रहा है और उस होल्डिंग कंपनी के आगे कोई सब्सिडियरी कंपनी या कंपनीज़ हैं, तो ऑडिटर जो है वो उससे भी रिपोर्ट तलब कर सकता है, अकाउंट्स वगैरह या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ले सकता है। उन इसके अलावा जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके ऑफ़िसर्स हैं, उन तमाम से उनका रिकॉर्ड मँगवा सकता है, बुक्स मँगवा सकता है, अकाउंट्स मँगवा सकता है, उनके वॉचेस मँगवा सकता है। और अगर बगैर किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के ऑडिटर के साथ कोई शख्स जो है वो कोऑपरेट नहीं करता या कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, रुकावट क्रिएट करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है या डिले करता है, तो उस सूरत में ऑडिटर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएगा प्रॉपर तौर पे। तो उस सूरत में लॉ ये कहता है कि ऐसे मुतलका शख्स को जो है वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 252। ये ऑडिटर के राइट्स हैं कि उनको कंपनी का जो रैकेट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कंपनी के वॉचर्स हैं, कंपनी के जो बुक्स हैं, उसके बारे में तमाम रिकॉर्ड जो है वो फ़राहम किया जाए। जहाँ तक ऑडिटर्स की ड्यूटीज़ की बात है, ज़ाहिर बात है कि इनकी ड्यूटी इम्पोर्टेंटली यही है कि वो ऑडिट जो है वो कंडक्ट करें। कंपनी का ऑडिट कंडक्ट करें और इसके बाद रिपोर्ट प्रिपेयर करें, उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट्स हैं, उसके बेसिस पे जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करें और यहाँ पे उनके लिए ज़रूरी है, लॉ ये कहता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑन ऑडिटिंग है, जो कि अडॉप्ट किए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उनको फॉलो करना ऑडिटर्स के लिए ज़रूरी है। ये उनकी एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी बनती है कि वो स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो करते हुए कंपनी का जो ऑडिट उसको कंडक्ट करें। और इसके अलावा वो ऐसा एग्ज़ामिन कर सकते हैं, रैकेट को एग्ज़ामिन कर सकते हैं, अकाउंटिंग के रैकेट को देखेंगे कि अकाउंटिंग का जो रैकेट कंपनी ने रखा है, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है? या उनको मज़ीद अपना अकाउंट्स बेहतर बनाना चाहिए? इस हवाले से वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं कंपनी की देख सकते हैं उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंपनी की तैयार करेंगे, उनके अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए या उनके जो रिटर्न्स हैं
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فائنینشیل رپورٹ جو ہے آڈیٹرز اس کو تیار کریں گے، اور جہاں ضروری ہو تو تو وہاں پہ وہ نوٹس لکھ سکتے ہیں آڈیٹنگ کے، اسٹیٹمنٹس لکھ سکتے ہیں، شیڈیولز اٹیچ کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ شیڈیولز اٹیچ کرنا ضروری ہو، مثلا جو ڈیپریسیشن ہے، کمپنی کے ایسٹس جو ہیں، کمپنی کے ایسٹس میں کتنا ڈیپریسیشن ہو رہا ہے اس کا شیڈیول پرووائڈ کرنا پھر ضروری ہوتا ہے، اس وقت میں اس کا شیڈیول جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، اور کمپنی کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو بالکل کلیئر رکھیں گے، بتائیں گے کہ کمپنی کی کیا فائنینشیل پوزیشن، اس کے تمام جو ڈیٹیلز ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی صورت میں دیں گے، جو کمپنی کے بکس آف اکاؤنٹس ان کو پراپر طور پہ جو اکارڈنگ ٹو لا دیکھیں گے کہ مینٹین کمپنی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور کمپنی کا جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے اس کو پریپیئر کریں گے اینول، اور کمپنی کا جو انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ہے اس کو پریپیئر کریں گے، کمپنی کی جو کیش فلوز ہیں، کمپنی کی کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ ویریفائی کریں گے، اس کو ریکٹ کے مطابق جو چیک کریں گے، اس طرح جو ہے وہ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، لو یہ کہتا ہے، اور اوپینین میں وہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کے لیے کریں گے، فائنینشیل ایئر کے لیے اسپیسیفکلی جو ہے فائنینشیل ایئر جس فائنینشیل ایئر کا انہوں نے آڈٹ کیا ہے، کمپنی کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ تیار ہوگا، کمپنی کا جو فائنینشیل ایئر کے مطابق باقی جو انفارمیشن ہے وہ ان کی آڈٹ کرنے کے بعد رپورٹ اس کی تیار کریں گے، کیش فلو کی رپورٹ تیار کریں گے، اور اسی طرح وہ یہ اوپینین بھی دے سکتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کی گئی کمپنی کی جانب سے یا جو ایکسپینڈیچر انکر ہوئے ہیں یا جو گارنٹیز دی ہیں کمپنی نے اس فائنینشیل ایئر کے لیے، تو اس کی کیا ورتھ ہے، یہ سب کلیئر کریں گے، اگر تو زکوٰۃ ڈیڈکٹیبل ہے اکارڈنگ ٹو زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس اسٹینڈرڈ 180، تو کمپنی کی زکوٰۃ کتنی ڈیڈکٹ ہوئی اور کیا وہ سینٹرل زکوٰۃ فنڈ میں ڈپازٹ ہوئی ہے یا ڈپازٹ نہیں ہوئی، اس بات کو بھی وہ کلیئر کریں گے، اور اس حوالے سے بھی وہ اپنے اوپینین دے سکتے ہیں، تو جب وہ آڈٹ کریں گے تو انڈرسٹوڈ سے بات ہے کہ اس کی جو فیکچوئل پوزیشن ہے جو آڈیٹر سمجھتے ہیں کہ ان کی بیسٹ اوپینین کے مطابق بنتی ہے، وہ اس کے مطابق اپنی ایک اوپینین بھی دے سکتے ہیں کہ کمپنی کی جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ کیا ہے، تو فیکچوئل پوزیشن اکارڈنگ ٹو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس وہ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، اور اگر کمیشن چاہے تو وہ جو آڈٹ کی رپورٹس ان کے ساتھ ساتھ کمیشن اور بھی رپورٹس جو ہے ان سے ریکوائر کر سکتا ہے، آڈیٹرز کو گائیڈ کر سکتا ہے، آڈیٹر کو کہ باؤنڈ کر سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایڈیشنل میٹرز کے بارے میں بھی رپورٹ تیار کریں، فائنینشیل رپورٹ جو ہے وہ تیار کریں، اپنے اوپینین دیں، تو اس صورت میں آڈیٹر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کمیشن کی جو انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں ان کو لازمی طور پر فالو کیا جائے، اور آڈیٹر جو ہے وہ اپنی ان موڈیفائڈ یا موڈیفائڈ اوپینین دے سکتے ہیں، یعنی آڈیٹر نے ایک اوپینین دی تھی اور اوپینین ان کی ان موڈیفائڈ تھی، لیکن بعد میں کمپنی کا ایک اور فائنینشیل ریکارڈ سامنے آ گیا، کمپنی کی ایک اور انفارمیشن آ گئی جو کہ پہلے کمپنی نے کنسیل کی ہوئی تھی، کمپنی نے چھپائی ہوئی تھی انفارمیشن، اور آڈیٹر کو انہوں نے فائنینشیل ریکارڈ جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کیا ہوا تھا، لا کہتا ہے کہ اس صورت میں پھر وہ اپنی اوپینین کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنے اوپینین کو چینج کر سکتے ہیں، چینج کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ رپورٹ تیار کریں گے، اور ان کی جو بھی رپورٹس ہوگی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آن آڈیٹنگ کے مطابق ہوگی، چاہے وہ ان ماڈیفائڈ رپورٹ ہو یا چاہے ماڈیفائڈ رپورٹ ہو، دونوں صورتوں میں لا کہتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آف اکاؤنٹنگ جو ہے اس کو فالو کیا جانا ضروری ہے، تو اسی طرح کمیشن کے انسٹرکشنز پہ آڈیٹر جو ہے وہ ایک ریویو رپورٹ بھی تیار کر سکتا ہے، اور وہ ریویو رپورٹ جو ہوگی اس کے لیے جو فارمیٹ ہوگا وہ اسپیسیفائی کرے گا کمیشن، یعنی اگر آڈیٹر نے ایک رپورٹ آلریڈی دی ہے، کمیشن اس سے سیٹسفائی نہیں ہے اور کمیشن چاہتا ہے کہ وہ کمپنی کے متعلق ایک ریویو رپورٹ بھی تیار کرے، تو آڈیٹر کو ریویو رپورٹ تیار کرنی پڑے گی، کمیشن کی نے جو فارمیٹ پرسکرائب کیا ہے، اسپیسیفائی کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی طرح آڈیٹر جو ہے ان کے لیے ضروری ہے، وہ رائٹ رکھتے ہیں، انٹائٹل ہے کہ کوئی بھی اینول جنرل میٹنگ ہو کمپنی کی وہ اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اینول جنرل میٹنگ میں بھی کمپنی کا جو فائنینشیل ریکارڈ ڈسکس ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ان کے
جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہو سکتا ہے، ان کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کمپنی کے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ فائنینشیل پوزیشن کلیئر بتا رہی ہے اپنے ممبرس کو یا کنسیل کر رہی ہے. تو اس چیز کو آبزرو کرنے کے لیے وہ کمپنی کی اینول جنرل میٹنگ جو ہے ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اب لا یہ کہتا ہے کہ اگر تو کوئی لسٹڈ کمپنی ہے تو جو آڈیٹرز ہیں وہ ان رائٹنگ جو ہے وہ کہیں گے کہ وہ اینول جنرل میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس صورت میں ان کی اس بات کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور ان کو آنے کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے، ان کو بلایا بھی جا سکتا ہے. اور جہاں تک کاسٹ اکاؤنٹس کی بات ہے، جو کاسٹ اکاؤنٹس ہوتا ہے تو کمیشن جو ہے اس حوالے سے جو ہے پرسکرائب کر سکتا ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے کمپنی کی وہ کیسے کنڈکٹ کی جائے. اس کے لیے رولز فریم کر سکتا ہے، اس کے لیے انسٹرکشنز دے سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ انہوں نے جو اگر چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے تو چارٹر اکاؤنٹنٹس آرڈیننس 1961 کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنا آڈٹ کنڈکٹ کریں. اور اگر وہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہیں تو اس صورت میں وہ جو لا اس سے ریلیونٹ ہے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ایکٹ 1966 تو اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کریں. تو کمیشن جو ہے ان کو اس حوالے سے جو ہے ڈیوٹیز اسپیسیفائی کر سکتا ہے، ان کی پاورز بتا سکتا ہے، ان کی لائبلٹیز بتا سکتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب سیکنڈلی یہ ہے کہ سیکشن 251 کے مطابق آڈیٹرز جب اپنی رپورٹ تیار کرتے ہیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کی تو اس پہ لازمی طور پہ آڈیٹر کے سگنیچر ہوں گے، ڈیٹ ہوگی اور پلیس ہوگی جس پلیس پہ انہوں نے آڈٹ کیا تھا. ہم سپوز کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں انہوں نے آڈٹ کیا تو وہاں پہ آڈیٹر جو رپورٹ تیار کریں گے اس پہ سگنیچر کیے جائیں گے آڈیٹر کی طرف سے، وہ ڈیٹ لکھی جائے گی اور پلیس کی جگہ پہ ظاہر بات ہے پھر اسلام آباد آ جائے گا. اور اگر تو آڈیٹر ایک سنگل پرسن ہے اس کے اپنے سگنیچر ہوں گے، لیکن اگر وہ باقاعدہ طور پہ ایک آڈٹ فرم ہے تو جو اس کے پارٹنرز ہیں، سینئرز ہیں، ان کے سگنیچر بھی وہاں پہ ہونا ضروری ہے. اور جو اوپر پروویژنس بیان کی گئی ہیں اگر وہاں پہ کنٹرونشن ہوتی ہے تو اس صورت میں لا یہ کہتا ہے کہ لیول 3 کے مطابق جو ہے وہ پینلٹی پے کرنی پڑے گی اگر کمپلائنس نہیں ہوتی اوپر جو پروویژنس ڈسکس کی گئی ہیں. اور اسی کے علاوہ جو ہے سیکشن 131 سیکشن 249 اور سیکشن 251 کے مطابق بھی کارروائی ہو سکتی ہے آڈیٹر کے خلاف اگر رپورٹ انٹرو ہے، غلط ہے، اور اس میں پینلٹی جو ہوگی وہ اکارڈنگ ٹو لیول 2 ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے آڈیٹرز کی رپورٹ میں اگر کسی کو ناجائز فائدہ پہنچایا جا رہا ہے تو لا یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کو امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ 2 ایئرس تک ہوگی اور اس امپریزنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ 1 ملین کا فائن بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہمارا